नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों हम लोग जनरल डिफेंसेस डिस्कस कर चुके थे, मेंस राय, एक्ट्स, टीएस, ये सब डिस्कस कर चुके थे हम लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जॉइंट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी, यानी कि ये जो जॉइंट लायबिलिटी, इसको ग्रुप लायबिलिटी भी बोला जाता है। जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को साथ में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो ये कहाँ यूज़ होता है, यानी कि सेक्शन 34 और सेक्शन 149। 34 क्या है, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको एक आउटलुक दे देता हूँ कि आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या क्या करेंगे और कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। सेक्शन सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा जॉइंट लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का एक बेसिक सा अंतर। फिर आएंगे हम लोग सेक्शन 34 पे, कॉमन इंटेंशन क्या होता है डायरेक्ट से देखेंगे, और उसके बाद उसके कुछ केसेस देखेंगे, कोर्ट के केसेस देखेंगे, जजमेंट्स देखेंगे कि कोर्ट ने किस तरीके से इसको बताया है। उसके बाद हम लोग आएंगे सेक्शन 149 के ऊपर, कॉमन ऑब्जेक्ट के ऊपर, कि बेयर एक्ट क्या बोलता है कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में, आईपीसी में क्या लिखा है कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में, और उसका एक केस देखेंगे क्लियर करने के लिए। फिर सबसे लास्ट में हम लोग आएंगे कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, सेक्शन 39 और सेक्शन 144 के डिफरेंस के को लेके। तो आप अगर सिर्फ डिफरेंस के लिए आए हैं इस वीडियो पे, तो आप सबसे लास्ट में चले जाइए, तो वहाँ पर हम लोग डिफरेंस से डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी हम लोग शुरू करते हैं जॉइंट लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी से, ठीक है। तो जॉइंट लायबिलिटी और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी अलग अलग यूज़ होते नहीं है, साथ में यूज़ होते हैं, और उनको ग्रुप लायबिलिटी भी बोला जाता है। क्यों? इसका रीज़न है कि मान लो 3 लोग हैं, 3 लोगों को एक आदमी का मर्डर करना है। तो 3 लोगों ने मान लो मर्डर कर दिया, जैसे भी उनको करना था, साथ में मर्डर किया, साथ में चाकू घोंप दिया, तीनों एक एक चाकू लेके गए थे, साथ में चाकू घोंप दिया, है ना। या फिर एक आदमी पीछे से पकड़ रहा है, एक यहाँ से पकड़ रहा है और ये चाकू घोंप दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं, जॉइंट लायबिलिटी की, सब जो जितने भी लोग हैं सब क्राइम कर रहे हैं, सारे के सारे जो एक्ट हैं वो कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या होती है? कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी होती है कि मान लो 3 लोग हैं, तीनों को बैंक लूटना है ना, तो 2 लोग बैंक लूटने चले गए और एक आदमी बाहर पहरा दे रहा है कि पुलिस वगैरह तो नहीं आ रही, और जैसे ही वो लोग बैंक लूट के आते हैं वैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट रखे और वहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पर उसने खुद चोरी तो नहीं करी बैंक में जाकर, लेकिन एक्ट का पार्ट तो है, यानी कि वो कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का एग्जांपल है। अब अलग अलग यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि जो लायबिलिटी होती है वो दोनों कंस्ट्रक्टिव में और जॉइंट लायबिलिटी में दोनों की लायबिलिटी सेम ही होती है, इक्वली होती है। जितने भी लोग हैं जो कर रहे हैं वो क्राइम, सबके सब इक्वली लायबल होंगे उसके लिए। तो इसको जॉइंट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को ग्रुप लायबिलिटी भी बोला जाता है। जॉइंट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी को ग्रुप लायबिलिटी भी बोला जाता है। और ये जो लायबिलिटी है वो यूज़ कहाँ होती है? अधिकतर हमने क्या देखा है कि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई लायबिलिटी, अगर कोई आदमी क्राइम करता है तो वो आदमी उसके लिए खुद जिम्मेदार होता है। अगर मान लो अगर मैं मर्डर कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए लायबल रहूँगा, सिर्फ मैं लायबल रहूँगा। लेकिन अब ये लायबिलिटी कैसी है, जहाँ पर एक पूरा ग्रुप लायबल रहेगा और अलग अलग क्राइम के लिए नहीं। भले ही उसने कुछ किया, लेकिन अगर साथ में किया है तो सबको एक ही सज़ा मिलेगी। वो क्राइम कौन से सेक्शंस में है? तो सेक्शन सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 34। सेक्शन 34 क्या बात करता है? कॉमन इंटेंशन के बारे में। कॉमन इंटेंशन के बारे में क्या बात करता है? तो सेक्शन 34 की जो डेफिनेशन है, सेक्शन 34 की डेफिनेशन क्या बात करती है? एक्ट्स डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone। अगर बहुत सारे आदमी, सबसे पहले तो मेन इंग्रेडिएंट क्या है इस सेक्शन का कि एक से ज़्यादा आदमी होने चाहिए। एक से ज़्यादा आदमी अगर कॉमन इंटेंशन के साथ, कॉमन इंटेंशन यानी कि सेम नॉलेज, कॉमन इंटेंशन, एक ही नॉलेज, एक ही इंटेंशन के साथ, एक ही माइंडसेट के साथ अगर कोई क्राइम करते हैं, अगर एक से ज़्यादा आदमी एक कॉमन इंटेंशन के साथ कोई क्राइम करते हैं, तो वो जितने भी आदमी हैं उस ग्रुप में, उन सबको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा कि मान लो जितने भी लोग हैं उन्होंने इंडिविजुअली वो क्राइम किया है, मतलब सबको एक ही सज़ा मिलेगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि एक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट केस है, केस का नाम है बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस किंग एम्परर। इसको पोस्ट मास्टर केस भी बोला जाता है। अब इसमें होता क्या है
कि 4 लोग होते हैं, 4 लोगों को पोस्ट ऑफिस में चोरी करनी होती है। 4 लोगों को पोस्ट ऑफिस में चोरी करनी होती है। अब क्या होते हैं, जो 3 लोग होते हैं वो वहाँ पे चोरी करने चले जाते हैं, और जो एक आदमी होता है, जो वीरेंद्र कुमार घोष जो होता है, उसको बोल देते हैं कि भाई तू यहाँ पे पहरा कर, हम लोग चोरी करके आते हैं। वो आदमी पहरा करता है कि कोई पुलिस वाला नहीं आ जाए या कुछ खतरा वतरा हो, तो जैसे ही वो बता दे, ठीक है। तो वो लोग चोरी कर रहे होते हैं वहाँ पे, इतने में क्या होता है, पुलिस आ जाती है, तो सबके सब तुरंत भागने लगते हैं। तो ये जो वीरेंद्र कुमार घोष है, ये उनके पीछे पीछे भागने लगता है। अब बाकी तो बच के निकल जाते हैं, लेकिन ये वीरेंद्र कुमार जो है वो पकड़ में आ जाता है। अब ये क्या बोलता है कि भैया मैंने तो चोरी करी नहीं थी, चोरी तो उन लोगों ने करी, मैंने क्या किया, चोरी तो उन लोगों ने करी। और ये जो 3 लोग हैं वहाँ पे जब चोरी करने जा रहे होते हैं तो एक को गोली भी मार देते हैं। तो भैया मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी गोली मारी। तो कोर्ट क्या बोलता है कि भले तुमने नहीं किया, कॉमन इंटेंशन तो था ना, चोरी करने का इंटेंशन तो था ना तुम्हारा, तो भले ही तुमने बाहर खड़े थे तो क्या हुआ, कॉमन इंटेंशन तो था ना, इसलिए तुम भी लायबल माने जाओगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब होता है। अब कॉमन इंटेंशन के लैंडमार्क केसेस जो कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि कॉमन इंटेंशन का मतलब होता क्या है। तो सबसे पहला केस क्या है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर। इसमें क्या बोला गया था, कॉमन इंटेंशन इम्प्लाइज अ प्री अरेंज्ड प्लान, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, प्रायर कंसल्टेशन इन बिटवीन ऑल द पर्सन कॉन्स्टिट्यूटिंग द ग्रुप। यानी कि प्री अरेंज्ड प्लान, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स, प्री अरेंज्ड प्लान, प्रायर मतलब कि कोई क्राइम करने से पहले जो आपस में सलाह मशवरा जो होता है ना, आपस में बातचीत करना, पहले प्लान बनाना, पहले एक इंटेंशन बनाना साथ में, यार मैं भी मारूंगा, तू भी मारेगा क्या, मैं भी मारूंगा, फिर एक प्लान तैयार करना, एक प्रायर कंसल्टेशन, आपस में जो कंसल्टेशन होती है, मतलब सबको पहले से सबसे पहले से कंसल्ट कर लेना कि मारे क्या, सबने हाँ कर दी, सबने प्लान बना लिया जो भी करना था, यानी कि एक कॉमन इंटेंशन हो गया। कॉमन इंटेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्री अरेंज प्लान होना या फिर प्री अरेंज प्लान होना है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना। अब मान लो कि एक आदमी है, जैसे कि एक आदमी है, मैं एक आदमी और एक आदमी है, ठीक है। अब हम दोनों को किसी एक आदमी का मर्डर करना था। मैं ए, अभिषेक नाम है मेरा, अभिषेक शर्मा, तो ए कहलाऊंगा मैं। एक आदमी है बी, हम ए और बी को सी का मर्डर करना था हमको। तो क्या हुआ कि हम लोगों ने कुछ, ये जो इन्होंने कंडीशन दी है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स या प्री अरेंज प्लान, ऐसा कुछ हम लोगों ने किया नहीं। या इसने क्या किया, इसने अपने हिसाब से मारा मतलब मारा ऐसे करके मारा, और मैंने मेरे हिसाब से मार दिया, ठीक है। अब हमारा क्या था, कॉमन इंटेंशन नहीं था, हमारा सिमिलर इंटेंशन था। कॉमन इंटेंशन के लिए ज़रूरी है प्री अरेंज प्लान, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना। हम लोग आपस में सलाह की भाई साथ में मिलके कैसे मारे, हम दोनों को मारना था, लेकिन हमने साथ में तो नहीं मारा ना, हमारा कोई ऐसा कुछ प्लान वगैरह तो था नहीं। तो भले ही अगर हम दोनों में से किसी ने जान से भी मार दिया उसको और किसी ने सिर्फ मारा है, तो हम दोनों को अलग अलग सज़ा मिलेगी, कॉमन सज़ा नहीं मिलेगी। अगर हमारा कॉमन इंटेंशन होता और वो सामने वाला जान से मर जाता तो हम लोगों को इक्वल सज़ा मिलती। समझ रहे, सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन का भी एक फ़र्क होता है। कॉमन एक इंटेंशन है, सिमिलर इंटेंशन सबका भैया अलग अलग, भले ही इंटेंशन एक ही है उसको मारने का, लेकिन सबका अलग अलग। समझ रहे ये बात, तो ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी है कॉमन। और दूसरा केस है इब्रा आकंदा वर्सेस एम्परर। इसमें क्या था कि कॉमन इंटेंशन मीन्स द मेंस राय नेसेसरी टू कंस्टिट्यूट द ऑफेंस दैट ही हैज़ बीन कमिटेड। मेंस राय का होना बहुत ज़रूरी है। कॉमन इंटेंशन के लिए मेंस राय का होना ज़रूरी है कि भैया अगर आप 4 लोगों पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हो कि भैया तुम्हारा मर्डर पे कॉमन इंटेंशन था, तुम चारों चाहते थे मर्डर करना, तुम चारों का कॉमन इंटेंशन था मर्डर करना, तो आपको बहुत ज़रूरी है ये प्रूफ करना कि मेंस राय सबका मेंस राय था। मेंस राय हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे, गिल्टी माइंड, सबका गिल्टी माइंड, सबका एक इंटेंशन था उसको मारने का। ये चीज़ होना बहुत ज़रूरी। बिना मेंस राय के ये कॉमन इंटेंशन ऑफ मर्डर क्या, बिना मेंस राय के क्राइम ही नहीं हो सकता। कुछ एक्सेप्शन है डिस्कस कर चुके। तो
मेंस राय होना बहुत ज़रूरी है। अब कैसे क्या, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ए बी सी 3 अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ए बी सी 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। अब बी और सी ने प्लान बनाया कि डी को मारना है, बी और सी ने प्लान बनाया कि डी को मारना है, ठीक है। अब पता नहीं क्या हुआ, कुछ ऐसा हुआ कि जिस टाइम पे बी और सी ने प्लान बनाया, जहाँ पर डी को मारने का जहाँ प्लान बनाया वहाँ पर ए भी आ गया, और भाई क्या हालचाल, और भाई क्या हालचाल, बस बढ़िया बस बढ़िया, ऐसे ए आ गया वहाँ पे उस जगह पर। अब वहाँ पर क्या, बी और सी ने उसको ज़्यादा वो नहीं किया, बी और सी अपने प्लान पे अड़े रहे और डी को मार दिया। अब ए बी सी तीनों को पुलिस ने धर लिया कि भैया तुम तीनों का जो था, तीनों का कॉमन इंटेंशन था उसको मारने का। जो प्रूफ जो भी था कि क्योंकि तुम तीनों की डी से लड़ाई हुई थी, और तुम तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हो, तो तुम तीनों का कॉमन इंटेंशन है। तो अब ए बोलता है कि भैया ज़रूर मेरी भी डी से लड़ाई हुई थी, लेकिन बी और सी ने जो प्लान बनाया मेरे को कुछ अंदाज़ा ही नहीं था कि क्या होने क्या वाला है। मैं तो बस आया था हाय हेलो करने, मुझे क्या मालूम हाय हेलो करने की इतनी सज़ा मिल जाएगी कि वो मार भी देंगे, मेरे को तो कुछ आइडिया ही नहीं था। तो यहाँ पर ए क्या होगा, एक्विट हो जाएगा, उसको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका कुछ उसको पता ही नहीं था, मेंस राइट था ही नहीं उसका, समझ रहा है। ये बोला गया था इब्रा अकंदा वर्सेस एम्परर के केस में। अब तीसरा केस क्या है, कृपाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। ये इसमें क्या बोला, हाउ एवर कॉमन इंटेंशन में डेवलप ऑन द स्पॉट एज बिटवीन अ नंबर ऑफ पर्सन एंड दिस हैज़ टू बी inferred from the act and conduct of the accused and facts and circumstances of the case। ज़रूरी नहीं है कि हम जितने भी 3 लोग हैं, अगर किसी को मारना है, 3 लोगों को मिलकर मारना है, तो जो कॉमन इंटेंशन हो हमारा वो हम लोग घर से ही बना के आएँ, ठीक है। ऑन द स्पॉट जिस टाइम पे हमको मारना है उस टाइम पर भी कॉमन इंटेंशन बन सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि जो हम 3 लोग हैं, हमारे जो कंडक्ट, हम जो काम कर रहे हैं उसमें दिखना चाहिए कि हाँ हमारा कॉमन इंटेंशन है। ये शर्त रख दी है यहाँ पे कि बस दिखना चाहिए कि कॉमन इंटेंशन है, कॉमन इंटेंशन प्रूव करने के लिए दिखना चाहिए कि कॉमन इंटेंशन है। ऑन द स्पॉट, तो ये केस क्या बोलता है, ये जजमेंट क्या बोलता है कि ऑन द स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन आ सकता है, ज़रूरी नहीं पहले से ही हो, ठीक है। तो ये था सेक्शन 34 और कुछ केसेस इसके। तो कॉमन इंटेंशन आपको समझ में आ गया होगा कि सेक्शन 34 बात क्या करता है कि अगर एक से ज़्यादा लोग हैं आपस में कुछ डिसाइड करते हैं कि कॉमन इंटेंशन है उनका कुछ ऑफेंस करने का, तो सबको इक्वली सज़ा मिलेगी, सेक्शन 34। अब आते हैं हम लोग सेक्शन 149 के ऊपर। 149 क्या बात करता है उसकी भी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं कि सेक्शन 149 क्या बात करता है। तो सेक्शन 149 बात करता है, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड बाय एनी मेंबर ऑफ an unlawful assembly in prosecution of the common object of that assembly or such as the members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object, every person who at the time of committing of that offense is a member of the same assembly is guilty of that offense। अगर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141 में दिया हुआ है। सेक्शन 141 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, सेक्शन 141 एक बार आप पॉज करके पढ़ लीजिए कि अनलॉफुल असेंबली इसमें काम आने वाला है, ठीक है। तो सेक्शन 141 किस बारे में बात करता है, अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल असेंबली के लिए 5 या 5 से ज़्यादा लोग होना बहुत ज़रूरी है, 5 या 5 से ज़्यादा लोग होना बहुत ज़रूरी है। अब ये सेक्शन क्या बोलता है कि अगर कोई आदमी या क्या बोला गया है, इफ़ एन ऑफेंस इज कमिट बाय एनी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, अगर अनलॉफुल असेंबली का कोई आदमी कोई क्राइम कमिट करता है कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, अगर कोई आदमी कोई क्राइम कमिट करता है कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए। अब अनलॉफुल असेंबली का एक कॉमन ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है लीगली होगा। वो जो 7 चीज़ें दी हुई हैं, 7 कंडीशंस दी हुई हैं, उसमें से कोई होगा तो वो तो इलीगली है। कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए अगर कोई आदमी क्राइम कमिट करता है तो फिर जो पूरी जो असेंबली है ना, जो जितने भी लोग हैं उस अनलॉफुल असेंबली, वो सारे उस क्राइम के लिए माने जाएंगे। अब मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या फ़र्क होता है। कोई फ़र्क नहीं होता।
बस बात ये है कि मान लो कि एक आदमी अब कि कॉमन इंटेंशन तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है कि अगर कुछ पर्सन्स हैं वो किसी का मर्डर करने जा रहे हैं, सब लोग साथ में मर्डर करने, तो सबका कॉमन इंटेंशन क्या है? मर्डर करना, ठीक है। अब मान लो कि कुछ लोग हैं, 10 लोग हैं, 10 लोग, कलेक्टर ने क्या बोला कि एक जो कलेक्टर है, जिला कलेक्टर, उसने क्या बोला किसी आदमी को कि भैया तुम तो अपनी दुकान नहीं खोलोगे। उस आदमी की दुकान थी, तुम अपनी दुकान नहीं खोलोगे। अब उस आदमी ने क्या किया, 10 लोगों की टीम, 10 लोग इकट्ठा किए उसने, और उसने सोचा कि कलेक्टर को डरा के आ जाऊंगा तो कलेक्टर डर जाएगा और वो मेरी दुकान खोलने की परमिशन दे देगा मुझको। तो उस आदमी ने 10 लोगों की टीम बनाई, वो गया कलेक्टर को धमकाने। अब कलेक्टर कोई आम आदमी थोड़ी, कोई राह पे चलता हुआ आदमी थोड़ी, आप उसको कैसे डरा दोगे। अब वो 10 लोग गए वहाँ पे। 10 लोगों का एक कॉमन ऑब्जेक्ट क्या था कि कलेक्टर को डराना है, जो कि खुद एक ऑफेंस है, ठीक है। अब उनका सबका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है? उसको डराना। एक उनका जो मकसद क्या था, वो कलेक्टर को डराना। अब कलेक्टर तक वो पहुंच ही नहीं पाए। कलेक्टर तक पहुंचने के लिए क्या किया, किसी एक दो आदमी ने किसी उसके कलेक्टर के जो गार्ड्स हैं उसको मार दिया, ठीक है। बाकी लोग वो मारना नहीं चाहते थे, कोई ऐसा कुछ वो गार्ड वार्ड को मारना नहीं चाहे, वो तो बस मारने गए थे, वो तो बस कलेक्टर को थोड़ा धमकाने के लिए गए थे। अब ये गार्ड को मारने वाली जो चीज़ हो गई वो थोड़ी एक्स्ट्रा हो गई। वो कोई भी चाह नहीं रहा था कि मैं मारूं, मतलब कोई सोच के नहीं गया था कि मैं मारूंगा उसको, ऐसा कुछ वो तो बस धमकाने के लिए गया था। ये चीज़ एक्स्ट्रा हो गई। अब क्या ये लोग ये प्ली ले सकते हैं, जितने भी लोग वहाँ गए थे, कि ये प्ली ले सकते हैं क्या कि भैया हमारा तो कोई इंटेंशन ही नहीं था ये इनको मारने का, मैंने थोड़ी मारा है, हम लोग तो उसको डराने गए थे, बस कलेक्टर को मारने थोड़ी गया है। तो ये लोग प्ली ले सकते हैं क्या? अगर प्ली ले सकते तो छूट जाते। तो यहाँ पर ये क्या कॉमन ऑब्जेक्ट एक चीज़ आ गई। कॉमन ऑब्जेक्ट क्या थोड़ा एक एरिया, वाइड एरिया कवर करता है कि एक बड़ा क्राइम करने के लिए अगर छोटे मोटे क्राइम आप कर रहे हो तो उन सारे क्राइम्स के लिए आप लायबल हो, ठीक है। तो अब जैसे कि ये जो कलेक्टर को धमकाने वाली बात थी, आपका एक कॉमन ऑब्जेक्ट था। अगर ये कॉमन इंटेंशन होता तो सिर्फ ये सब छूट जाते। कॉमन ऑब्जेक्ट एरिया वाइड कर दिया। आपका कॉमन ऑब्जेक्ट था उनको डराने का, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए, कॉमन ऑब्जेक्ट को आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आपको ऑब्जेक्ट तो यही था ना, आपको धमकाने का, कलेक्टर को धमकाना था। अब आप कलेक्टर तक पहुँचोगे कैसे, पहुँचते कैसे? बीच में गार्ड था, अब तो आपको गार्ड को मारना पड़ा, साइड करना पड़ा, जान से नहीं, सिर्फ ऐसे पीट के पकड़ने के लिए आपको जो गार्ड थे उनको मारना पड़ा। तो कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए आपको उसको मारना पड़ा, तो ये मारने के लिए भी आप जिम्मेदार रहोगे। कलेक्टर को धमकाने के लिए तो ठीक है, मारने के लिए भी आप जिम्मेदार रहोगे। आप यानी कि जितने भी लोग हैं उस अनलॉफुल असेंबली में, जितने भी लोग हैं सब जिम्मेदार रहेंगे उसके लिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता 2 ने मारा, 3 ने मारा, 4 ने मारा, नहीं पता कुछ भी। अनलॉफुल असेंबली कितने 10-11 लोग जितने भी थे, 2-3 ने मारा कोई, लेकिन सब जिम्मेदार होंगे सब चीज़ के लिए जो भी कुछ हुआ है। तो ये सेक्शन बोलता है कि अपने जो कॉमन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा जो ऑफेंसेस आप करते हैं तो उसके लिए भी जितने भी लोग हैं अनलॉफुल असेंबली में वो सारे लायबल माने जाएंगे। कंडीशन बहुत ज़रूरी है। कंडीशन क्या है? The members of that assembly knew to be likely to be committed in prosecution of that object। मतलब कि जो मेंबर्स हैं उनको पता होना चाहिए कि यार ऐसा भी हो रहा है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे कि मान लो कि कोई बिल निकाला, सरकार ने कोई बिल निकाला, तो बिल के खिलाफ भी प्रदर्शन जो है वो अनलॉफुल असेंबली के अंडर आता है। तो कुछ उन्होंने बिल निकाला है ना, और वो लोग क्या डराना धमकाना चाह रहे थे, जो भी सरकारी जो लोग थे उनको डराना धमकाना चाह रहे थे। तो लगभग ये मान के चलो आप 100 लोग इकट्ठा हो गए एक जगह पे और थोड़ा क्या वो करने लग गए, हम लोग तो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये लोग क्या हर किसी को धमका भी रहे। पुलिस से उल्टी सीधी तरीके से बात कर रहे हैं, तू वापस ले रहा है कि नहीं, मैं जान समझ, ये सब चीज़ें। लेकिन ठीक है, अब हुआ क्या, ये सब प्रदर्शन कर रहे हैं, बीच में किसी ने गोली चला दी।
बीच में किसी ने गोली चला दी। अब जितने भी वहाँ पे लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको किसी को अंदाज़ा नहीं था कि हम लोग तो भैया ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, गोली कैसे चल गई, गोली कैसे चल गई। तो अब जितने भी लोग हैं उनको उस चीज़ के लिए सज़ा नहीं मिलेगी। मतलब किसी ने गोली चला दी, किसी के ऊपर गोली चला दी, किसी के ऊपर गोली चला दी, और अगर जो आदमी है वो जो बाहर से आया हुआ कोई आदमी, भले वहाँ का भी कोई आदमी हो, तो जो उनका जो था इंटेंशन कॉमन उसके लिए नहीं था। जैसे कि एक केस है, केस से आपको एक और समझ में आ जाएगा। वुमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इसको मैं बहुत क्लियरली पढ़ूंगा। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेक्शन 149 ऑफ IPC is attracted where a member of an unlawful assembly has committed an act in prosecution of the common object। ठीक है, it must be within the knowledge of the other members of the assembly। it must be within the knowledge में होना चाहिए हर एक आदमी के कि यार ऐसा कुछ होने, मतलब अगर मैं कलेक्टर को धमकाने जा रहा हूँ तो हाँ ऐसी कुछ परिस्थिति बन सकती है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो गया कि किसी के नॉलेज में ही नहीं है वो चीज़, जैसे कि ये यार शांति से प्रदर्शन कर रहे हैं अपना, लेकिन किसी ने गोली चलाई, ये नॉलेज में ही नहीं है, किसी के नॉलेज में नहीं था, तो फिर उसके लिए सज़ा नहीं मिलेगी। इट मस्ट बी विद इन द नॉलेज ऑफ द अदर्स मेंबर ऑफ द असेंबली इफ द मेंबर ऑफ द असेंबली और were aware of the likelihood of a particular offence being committed in prosecution of a common object, they would be liable for the same under section 149। ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, अगर आप सेक्शन 149 के अंडर उनको लाइबल कर रहे हो तो ये ज़रूरी है कि हर किसी को पता हो कि कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या क्या होने वाला है, कॉमन ऑब्जेक्ट पूरा करने के लिए क्या क्या होने वाला है। कुछ ऑफेंस हो भी जाता है तो उनके दिमाग में होना चाहिए कि हमको पता था ये होने वाला है, कुछ अलग से कुछ नहीं होना चाहिए। गोली चलने वाली बात जो मैंने आपको बताई, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उनको पता है अनलॉफुल असेंबली है, एक्स्ट्रा ऑफेंस भी हो जाता है, तो फिर आप उनको सेक्शन 149 के अंदर लाइबल कर सकते हो। वुमन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र केस। ठीक है, तो ये था हमारा सेक्शन 149, ये था हमारा सेक्शन 149 और ये था हमारा केस। तो कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट, जॉइंट लायबिलिटी, कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। अब आते हैं हम लोग हमारे मेन चीज़ के ऊपर, हमारा आउटकम क्या निकल के आया, हमारे डिफरेंसेस क्या हैं कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट सेक्शन 34 149 का डिफरेंसेस क्या है। तो दोस्तों हम लोगों ने कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट के सेक्शंस देख लिए, उसके केसेस देख लिए। अब बारी आती है आउटकम क्या निकला, मतलब जो बेसिक डिफरेंसेस हैं वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्या डिफरेंसेस क्या है इन दोनों में। तो सेक्शन 34 और सेक्शन 149, कॉमन इंटेंशन किस बारे में, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 34। कॉमन ऑब्जेक्ट कौन से सेक्शन में, सेक्शन 149 में। तो सेक्शन कॉमन इंटेंशन में क्या जरूरी होता है कि एक या एक से ज्यादा आदमी होने चाहिए, एक या एक से ज्यादा आदमी होने चाहिए। और कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या जरूरी होता है कि 5 या 5 से ज्यादा आदमी होने चाहिए। अनलॉफुल असेंबली बना है तब वो अनलॉफुल असेंबली बनाई है, और यहाँ पर सिर्फ एक या एक से ज्यादा आदमी। सेक्शन 34 एक कोई इट इज नॉट एनी ऑफेंस, ये कोई ऑफेंस नहीं, ये सिर्फ एक थ्योरी है, इसमें कोई सा भी ऑफेंस आ सकता है। और सेक्शन 149 में, जो सेक्शन 149 है, ये खुद एक ऑफेंस है। अनलॉफुल असेंबली, उसका जो काम, ये खुद एक ऑफेंस है, और ये कोई ऑफेंस नहीं है, ये सिर्फ एक थ्योरी है। कॉमन इंटेंशन में बी एनी टाइप, किसी भी चीज का कॉमन इंटेंशन हो सकता है। जैसे कि हमने अभी बात करी, कोई भी ऑफेंस का, हम किसी भी ऑफेंस के लिए हम कॉमन इंटेंशन कर सकते हैं। लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो उन्हीं ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है जो कि सेक्शन 141 में है, जो कि 141 में अनलॉफुल असेंबलीज, कब कब अनलॉफुल असेंबली होगी तो उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वही कॉमन ऑब्जेक्ट में आएंगे। और कॉमन इंटेंशन किसी भी तरीके का हो सकता है। अब कॉमन इंटेंशन में क्या जरूरी होता है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड और प्री अरेंज्ड प्लान। प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, प्री अरेंज्ड प्लान, ये जरूरी होता है। कॉमन इंटेंशन अगर ये नहीं होगा तो कॉमन इंटेंशन माना ही नहीं जाएगा, सिमिलर इंटेंशन माना जा सकता है। उनको अपनी अपनी गलतियों की सजा मिले, लेकिन कॉमन इंटेंशन के लिए जरूरी है प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड, प्री अरेंज्ड प्लान होना। यानी कि कोई भी ऑफेंस होने से पहले अगर साथ में कर रहे हैं तो आपस में सलाह मशवरा करके ही
अगर करते हैं तो ही वो कॉमन इंटेंशन माना जाएगा। दूसरा क्या है कि mere membership of unlawful assembly at the time of offense is sufficient। अब इसमें जरूरी नहीं है कि पहले से बातचीत हो, सिर्फ एक अनलॉफुल असेंबली है, अनलॉफुल असेंबली के साथ एक मेंबर ही हो बस, और उस अनलॉफुल असेंबली के किसी व्यक्ति ने अगर कोई क्राइम कर दिया है तो भी आप लाइबल हो गए। एक्टिव पार्टिसिपेशन इज इम्पोर्टेंट। एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी कि अगर आपको सेक्शन 34 के अंडर लाइबल करना है तो फिर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है। आप कहीं पहरा अगर आप पहरा दे रहे हो, आप साथ में मर्डर कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, ऑफेंस साथ में होना, आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन जरूरी है, जो कि ये वर्ड है एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। लाइबिलिटी अराइजेस बाय मेयर मेंबरशिप ऑफ अनलॉफुल असेंबली, जैसा कि हमने बात करी, यहाँ पर आपको खुद कोई ऑफेंस करना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ अगर एक अनलॉफुल असेंबली के पार्ट भी हो, अगर आप अगर सिर्फ अनलॉफुल असेंबली के पार्ट भी हो तो भी आपकी लाइबिलिटी अराइज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी है, यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन होना जरूरी नहीं है। और ये था हमारा कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट का डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगा, डिफरेंस समझ में आया होगा आपको।